सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएं। आप सब अपने हाथ जोड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अब आज का सुविचार ध्यान से पढ़िए और इसे समझिए। जो काम सच्ची लगन से किया जाए उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसका अर्थ है कि अगर आप मन में कोई काम करने की ठान लेते हैं तो आप उसमें कामयाब जरूर होते हैं। अब आप अपनी नवभारती पुस्तक का लेसन 10 ओपन कर लीजिए। इस लेसन का नाम है अपनी कमाई। पिछली वीडियो में हमने इस लेसन की रीडिंग की थी। आज मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। आपको याद होगा कि यह एक समुद्री व्यापारी के लड़के की कहानी है जो पहले बहुत आलसी था, लेकिन जब वह मेहनत करके पैसा कमाता है तो उसे मेहनत के पैसे का मूल्य समझ आता है। आइए पहले हम इस चैप्टर की एनिमेशन देखते हैं, उसके बाद बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। शिक्षाप्रद कहानी। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका बेटा उसका काम संभाल ले। लेकिन उसका बेटा आलसी था। मेहनत करने की न तो उसे आदत थी और न ही उसकी इच्छा। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह अमीर आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा ला, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो वह बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तुरंत उसे कुएं में फेंक दिया। पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को लड़के को अशर्फी देने से मना कर दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा ला, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। रात को पिता ने लड़के से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने जल्दी से उसे कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया।
अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़की को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़की को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का माँ और बहन के पास गया, परंतु उन्होंने उसे कुछ न दिया। लड़का सारा दिन उदास रहा। मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अमीर आदमी के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचाया। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया और पांव कांपने लगे। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 5 रुपए निकालकर पिता के सामने रख दिए। पिता ने कहा, इन्हें कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, इन रुपयों को कुएं में फेंक आओ। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि इन्हें कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया कि ये पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं। अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। सीख, मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। अब देखिए पेज 66 पर दिया हुआ पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है, प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। देखिए इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं आपने मुझे उनके उत्तर बताने हैं। पहले आप खुद इनके उत्तर सोचिए, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर बोर्ड पर लिखकर बताऊंगी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। देखिए एक शब्द में जितने भी वर्ण आए हैं हमने उन सबको अलग अलग करना है। इसके बाद हम करेंगे पेज 67। इसमें हमें विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे करने हैं। मैं आपको पहले विराम चिन्ह के बारे में समझाऊंगी, उसके बाद आप स्वयं विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग करना। अब आप पेज नंबर 66 ओपन कर लीजिए। हम अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है, प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। देखिए इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं हमने उनके 1 या 2 शब्दों में ही उत्तर देने हैं। हमने उनके लिए पूरा वाक्य नहीं लिखना। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, समुद्री व्यापारी का बेटा कैसा था? बताओ उसका बेटा पहले कैसा था? आलसी। क्या उत्तर होगा इसका? आलसी। ये देखिए क पार्ट में आप लिखेंगे आलसी। अब दूसरा देखिए, माँ ने बेटे को कितनी अशर्फी दी? देखिए अशर्फी का मीनिंग याद है आपको? क्या बताया था मैंने? अशर्फी मीन्स सोने का सिक्का। तो माँ ने उसे कितनी अशर्फी दी थी? 1 अशर्फी। तो आप देखिए ख पार्ट का उत्तर क्या होगा? 1 अशर्फी। अगला पार्ट देखिए, माँ द्वारा पैसे ना देने पर लड़का किसके पास गया? देखिए जब माँ ने उसे पैसे देने से मना किया तो वह पैसे लेने के लिए किसके पास गया था? बहन के पास। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? बहन के पास। अब लास्ट पार्ट देखिए, सेठ ने लड़के को क्या उठाने के लिए कहा? संदूक। यस, क्या उत्तर है इसका सही उत्तर? संदूक। इस तरह आप ये सारे उत्तर ध्यान से पढ़िए और अपनी बुक में लिख लीजिए। अब देखिए भाषा की दुनिया। इसमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का अर्थ है कि शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जब किसी शब्द के वर्णों को
अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे देखिए सुबह में स में ऊ की मात्रा लगी है, तो हम कैसे लिखेंगे? सहलन प्लस ऊ। ये देखिए मैं आपको मात्रा के साथ वर्णों को कैसे अलग करते हैं ये देखिए। जैसे अगर सिर्फ क लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? कहलन प्लस अ। और क में बड़ी की मात्रा है तो कहलन प्लस ई। जो मात्रा लगी है हम उस मात्रा का स्वर लिख देंगे। उसके बाद क में अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो कहलन प्लस ऊ। इसी तरह जो भी मात्रा लगी है, अगर क के साथ री की मात्रा लगी है तो कहलन प्लस री। अगर ओ की मात्रा लगी है तो कहलन प्लस ओ। क्योंकि आपको पता ही है कि सभी जो व्यंजन है वो स्वरों को मिलाने से ही पूरे बन पाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पहला शब्द कौन सा है? बेटा। तो देखिए बेटा हम कैसे लिखेंगे? देखिए ब में ए की मात्रा लगी है तो हम लिखेंगे बहलन प्लस ए। और ट के साथ आ की मात्रा लगी है तो टहलन प्लस आ। तो क्या बनाइए? बेटा, बेटा। नेक्स्ट है रुपया। तो देखिए र के साथ छोटे ऊ की मात्रा है तो रहलन प्लस ऊ। ये देखिए आपने सभी व्यंजन के साथ हलंत लगाना बहुत जरूरी है। तो आप क्या लिखेंगे? रहलन प्लस ऊ, क्योंकि छोटा ऊ है प। पहलन प्लस अ। तो क्या बनाइए? प। उसके बाद य के साथ आ की मात्रा लगी है तो यहलन प्लस आ। तो क्या बनाइए? र के साथ रू की मात्रा रू प या। तो ये कौन सा शब्द बना? रुपया। नेक्स्ट है सेठ। स में ए की मात्रा को कैसे अलग करेंगे? सहलन प्लस ए। और ठ के साथ कोई मात्रा नहीं लगी हुई तो ठहलन प्लस अ। सेठ। नेक्स्ट है बहन। इसमें देखिए कोई मात्रा नहीं लगी हुई, सिर्फ व्यंजन दिए हुए हैं। पहले कौन सा है? ब। ब में क्या लिखेंगे? बहलन प्लस अ। और ह को कैसे अलग करेंगे? हलन प्लस अ। और ना को नहलन प्लस अ। अब देखिए पेज 67 का दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप बताइए कि जब आप दूसरों से बातचीत करते हो तो क्या आप लगातार बोलते रहते हो या आपको बीच बीच में कहीं कहीं रुकना होता है? बताइए। हाँ, हम बीच बीच में रुककर अपनी बात करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बात को सही ढंग से कह सकें और दूसरे भी हमारी बात को ठीक तरह से समझ पाएं। तो बच्चों, जो ये हम रुकते हैं, अगर हम इसका लिखित रूप से प्रयोग करते हैं तो इसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। ये देखिए मैं आपको अलग अलग विराम चिन्हों के बारे में बताती हूँ। आप ये विराम चिन्ह देखिए। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं। देखिए है के बाद हमारी बात पूरी हो गई तो उसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, इसके बाद हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला चिन्ह देखिए अल्प विराम। इसे इंग्लिश में हम कोमा कहते हैं। ये वाक्य के बीच में जब हमें थोड़ा रुकना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे माँ बाजार से दाल
चावल, सब्जी और दूध लाई। तो देखिए हमने कहाँ कहाँ रुके हैं हम। देखिए माँ बाजार से दाल, दाल के बाद उसके बाद चावल के बाद उसके बाद क्या लगेगा, ये अल्प विराम। इस तरह हम वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का होता है खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह हम मैच जीत गए। देखिए इसमें बच्चे बहुत खुश हैं तो वो क्या कह रहे हैं, वाह। वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे इन चिन्हों के बारे में। एक बार आप मैंने आपको समझाया विराम चिन्हों के बारे में। आप देखिए हम कैसे वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए पहला वाक्य दिया हुआ है, किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। और उसके बाद बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में हमने विराम चिन्ह लगाना है। तो देखिए ये वाक्य पूरा समाप्त हो गया है। वाक्य समाप्त होने के बाद कौन सा चिन्ह बताया था आपको, पूर्ण विराम। तो हम यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम। इस तरह से दूसरा वाक्य पढ़िए, जाकर कुछ कमा लाओ। फिर देखिए यहाँ पर बॉक्स बना है। देखिए अभी ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना है। जब हमें थोड़ा सा रुकना है तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, अल्प विराम। ये देखिए अल्प विराम, इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हो, कोमा। उसके बाद पढ़िए, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर ये वाक्य पूरा समाप्त हो गया है। तो उस वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया है। अब आगे देखिए, हाय कितना भारी संदूक है। ये देखिए मैंने आपको समझाया था कि जो खुशी, घृणा, शोक के साथ विराम चिन्ह लगता है वो होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। वो कैसे होते हैं, पूर्ण विराम के नीचे बिंदी। तो हाय, हाय के साथ हम ये चिन्ह लगाएंगे, कितना भारी संदूक है। और यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो गया है तो यहाँ पे पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखिए, आज तुमने क्या कमाया। ये देखिए ये प्रश्न है और प्रश्न के साथ जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक। ये देखिए इस तरह। अब आगे देखिए, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अब यहाँ पर भी ये वाक्य पूरा हो गया है तो कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पर, पूर्ण विराम। अब हम करेंगे रचनात्मक कार्य। इसमें दिया हुआ पहला प्रश्न देखिए, आज 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के चलते हैं, लेकिन पहले कौन कौन से सिक्के चलते थे, पता करके बताइए। बच्चों आप सबने ये रुपयों के सिक्के देखे ही होंगे, 1 के 2 या 5 या 10 रुपए के सिक्के। लेकिन पहले इस तरह रुपयों के सिक्के नहीं चलते थे बल्कि पैसों के सिक्के चलते थे। जैसे 10 पैसे का, 5 पैसे का सिक्का या 2 पैसे का सिक्का। और लोग इन्हीं पैसों से सामान खरीदते थे। मैं आपको कुछ सिक्के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें एक है 10 पैसे का सिक्का, एक 5 पैसे का सिक्का और 2 पैसे का सिक्का। ये देखिए ये रुपए नहीं हैं बल्कि ये पैसों के सिक्के हैं और लोग सामान खरीदने के लिए इन्हीं का प्रयोग करते थे। आप अपने दादा दादी से या मम्मी पापा से इनके बारे में और भी बातें पूछ सकते हैं और शायद घर में उनके पास ऐसे सिक्के भी होंगे, तो आप उन्हें पूछकर उनसे ये सिक्के जरूर देखना। अगला प्रश्न देखिए, अशर्फी और रुपए में क्या अंतर होता है। अशर्फी का मतलब होता है कि सोने का एक बड़ा सिक्का, एक सिक्का जो सोने से बना हुआ होता है। और रुपए जैसे आपने आजकल देखे ही होंगे कागज के नोट,
ये कागज़ के बने होते हैं। पुराने समय में लोग सामान खरीदने के लिए अशर्फी का प्रयोग करते थे और आजकल लोग रुपए का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।